आपका प्री स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय फर्स्ट विकास। सोशल साइंस का जो लेसन है ये अध्याय फर्स्ट है, विकास लेसन है। पढ़ेंगे हम यहाँ इसको। ये फर्स्ट वीडियो है इसकी। सेकंड वीडियो में हम इसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको क्लियर करेंगे और थर्ड वीडियो में इसकी हम क्वेश्चन आंसर को क्लियर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाओं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, कि कोई देश जो है वो कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता होनी चाहिए, हमें किन वस्तुओं की जो है आवश्यकता होनी चाहिए, आवश्यकता में ज़रूरत। क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है? लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं? मिलजुल कर मतलब कैसे रह सकते हैं? क्या और अधिक समानता हो सकती है? समानता मतलब बराबरी हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। जो विकास है, इन्हीं जो ये समस्याएं हैं, जो ये विचार हैं, और इन्हीं से जो विकास का अर्थ जुड़ा हुआ है। विकास का लक्ष्य यही है कि इन सभी जो हमने पॉइंट पढ़े हैं, मेन बातें पढ़ी हैं, इन पर खड़े उतरना। यह काम जटिल है, यह काम जो है जटिल है, बहुत ही कठिन है। और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया, विकास को समझने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं मतलब बड़ी कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे और इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र, जो हम बुक पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। अतीत मतलब पीछे और बीता हुआ अतीत है और हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं कर सकते। जो हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ, मतलब अतीत में क्या क्या हुआ, उसके जाने बिना हम बदलाव की इच्छा नहीं कर सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के, जो लोकतांत्रिक है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आकांक्षाओं और संभावनाओं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं और जो संभावनाएं मतलब ये हो सकता है, उसको वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। विकास क्या वादा करता है? विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 जो हमें तालिका दी गई है, तालिका दी गई 1.1, इसमें सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं, उनकी जो क्या आकांक्षाएं, अभी क्या होगा आगे। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं, जो कुछ स्तंभ है अधूरे हैं, ये खाली हैं और इनको पूरा करने की कोशिश करनी है आपने। और आप चाहें तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को भी जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं, पंजाब के समृद्ध किसान हैं, किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर हैं, और भू स्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, शहरी बेरोजगार युवक, शहर के अमीर परिवार का एक लड़का या शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, या नर्मदा घाटी का एक आदिवासी। हम और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये सारणी है, आपने पढ़नी है और इसको तालिका जो इसमें खाली है उनको आपको भरना है। यहाँ पर चलेंगे। तालिका 1.1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं, इसका निरीक्षण करेंगे। अब क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसे विचार हैं? भाई जब प्रगति हुई है, प्रगति मतलब आगे बढ़ना, उस प्रगति, जैसे कोई कंपनी आज छोटे स्तर पर है तो वो आगे बढ़ेगी, तो क्या प्रगति, क्या वो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की प्रगति हुई है?
तो प्रगति का यही मतलब है, संभवतः नहीं है। इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहते हैं। सभी जो है एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहते हैं, जितने भी हमने उदाहरण पढ़े हैं। और जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीज़ें जो उन आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। जैसे कि दो व्यक्ति हैं और दो गुट। एक जो व्यक्ति है अलग चीज़ चाहता है, दूसरा व्यक्ति अलग चीज़ चाहता है, लेकिन उनके बीच क्या हो सकता है, परस्पर विरोध हो सकता है। तो एक लड़की जो है अपने भाई के समक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो जा सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं, जैसे कि आदिवासी। वे इनका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपनी खेती की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें। ठीक है ना। तो जो इसमें दी गई हैं दो इसमें क्या दी गई हैं, ये बता दिया परिस्थितियाँ। इनको हम क्या कहेंगे, परिस्थितियाँ, जो यहाँ पर बताई गई थी कि दो गुटों के बीच या दो व्यक्तियों के बीच विरोध हो सकता है। यहाँ पर उनके दो उदाहरण दे दिए गए हैं इन परिस्थितियों के। उसके बाद है आय और अन्य लक्ष्य। भाई जो आय मतलब पैसा, आय मतलब मजदूरी, और अन्य लक्ष्य। आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 देखें तो एक बात समान पाएंगे इनमें लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। ठीक है। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं। ज़्यादा आय मतलब ज़्यादा मजदूरी चाहते हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार मतलब एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के साथ भी वही व्यवहार हो जो पंजाब के समृद्ध किसान के साथ होता है। ठीक है। तो वो समान व्यवहार चाहते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता चाहते हैं। भूमिहीन जो ग्रामीण मजदूर हैं वो स्वतंत्रता चाहते हैं। सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न है। भाई किसी भी भेदभाव से अप्रसन्न हो कि न भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के साथ भेदभाव हो और न ही पंजाब के समृद्ध किसान के साथ भेदभाव हो। ठीक है ना। दोनों को समान समझा जाए, वो इससे अप्रसन्न होते हैं, मतलब नाखुश हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय मतलब ज़्यादा मजदूरी और अधिक उपभोग उपभोग क्या होता है, अधिक उपभोग मतलब किसी अपनी जो वस्तु है उनको बेचना, उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं है। जीने के लिए जो भौतिक वस्तुएं वो पर्याप्त नहीं है, द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं। द्रव्य जैसे ठोस, द्रव और गैस, द्रव्य कहते हैं इनको। या उससे जो खरीदी जाने वाली सकने वाली जो भौतिक वस्तुएं हैं एक कारक हैं वो, जिन पर हमारा जीवन निर्भर है। लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है,
आपको उनकी जो मित्रता है उनकी इच्छा शक्ति है। तो इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आभासी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखती। ये जो आपको तस्वीर दी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध प्रदर्शन। एक और उदाहरण देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे कि उसकी जो मजदूरी है, हम जो काम करेंगे, नौकरी करेंगे, उसकी हमें कितनी आय मिलेगी या कितनी मजदूरी मिलेगी या हमें कितना पैसा मिलेगा उस काम के बदले। तो उसके अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधा उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, या सीखने के क्या अवसर है। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुविधा नहीं, और हो सकता है कि आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता, आपकी जो सुरक्षा है और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यद्यपि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और उनके समाज में उनका आदर बढ़ता है। यद्यपि या तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार मतलब आप एक चीज़ को खरीदोगे और उसको बेचोगे, वो क्या है, व्यापार कर सकती हैं। इसीलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं, बेहतर मजदूरी के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। आओ इन पर विचार करें। अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग क्यों हैं? नीचे दिए गए व्याख्याओं में से कौन सी अधिक महत्वपूर्ण और क्यों? क्योंकि लोग विभिन्न होते हैं या क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां भिन्न हैं? इनमें से आप कौन सा उत्तर चुनोगे? आप कमेंट में लिख सकते हो। क्या निम्न दो कथनों का एक अर्थ है? कारण सहित उत्तर दीजिए। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं या फिर लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होते हैं? इसका भी आप कमेंट में आंसर दें। कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहां आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ऊपर दिए गए खंड के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को अपनी भाषा में समझाइए। फिर है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास मतलब राष्ट्र का विकास, देश का विकास। विकास शब्द आप पहले पढ़ चुके हो। विकास का मतलब आप पहले पढ़ चुके हो कि आपकी उन्नति। राष्ट्रीय विकास मतलब देश का विकास। जैसे कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपरोक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जाना चाहिए? यदि
परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है? कोई बेहतर तरीका है? क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। जो राष्ट्रीय आय है मतलब देश की जो विकास है, राष्ट्रीय विकास का जो अभिप्राय है मतलब है, ये उसका जो लक्ष्य है, इन सभी प्रश्नों पर विचार करना है जो हमने अभी पढ़े। ठीक है, उसके बाद आओ इन पर विचार करें। निम्नलिखित स्थितियों पर चर्चा कीजिए। दाहिनी ओर दिए गए चित्र को देखिए। दाहिने ओर चित्र है ये, इसको देखना, देखो आप इसको। और इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए? जो इसके इस प्रकार के जो क्षेत्र है उसके विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए? या फिर इस अखबार की रिपोर्ट देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि इन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं, किन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं हुआ, या इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? आपके गांव या शहर या स्थानीय इलाके के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? इन जो सभी क्वेश्चन हैं, इनके सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दे सकते हो अपने। यदि आपने इनका उत्तर भेजा तो आप कमेंट में दें और मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। कार्यकलाप 1। यह विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है, तो निश्चित रूप से विकास के तरीके में भी भिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसी किसी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। यह आप लोगों से बातचीत करके या अखबार और टेलीविज़न के माध्यम से जान सकते हैं। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए? आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है? इससे पहले कि हम इस विषय पर आएं तो एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं, अलग अलग चीज़ों की तुलना करेंगे हम, तो उनमें समानताएं, बराबर और कुछ अंतर दोनों ही हो सकते हैं। कुछ मतलब उसमें समानताएं भी होंगी और कुछ उसमें अंतर भी होंगे। मतलब कुछ वो बराबर मैच भी करेंगी और कुछ मैच भी नहीं करेंगी। तो हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनकी ऊंचाई या स्वास्थ्य या फिर प्रतिभा या फिर रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो। तो हम विद्यार्थी की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेल कूद, टीम, वाद विवाद टीम या संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हमें उसे कैसे चुनेंगे? सामान्यतः हम क्या करेंगे? व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्त अंक, यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है
उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है कि मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वह उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब इस देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश की सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय मतलब कुल मजदूरी इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकते हैं। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। जो कुल आय है, देश की जो कुल आय है और कुल जनसंख्या है, उसको उससे भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2010 में प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 12,276 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, तो उसे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 1,005 प्रति वर्ष या उससे कम है, तो उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत मध्य आय वर्ग के देश में आता है, क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय 2010 में केवल यूएस डॉलर 1,340.4 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। औसत आय। यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह असमानताएं छुपा देती है। उदाहरण के लिए, दो देश क और ख पर विचार करते हैं। सरलता के लिए हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं। तालिका 1.2 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों की औसत आय निकालिए। आप इसकी औसत आय निकाल सकते हैं, जो प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके, ठीक है। तो आप इसको हल कर लेना और कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। आओ इन पर विचार करें। जो 3 उदाहरण दीजिए जहां स्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। आप क्यों सोचते हैं कि औसत आय विकास को समझने का एक स्पष्ट या महत्वपूर्ण मापदंड है? व्याख्या कीजिए। प्रति व्यक्ति आय के माप के अतिरिक्त आय के कौन से अन्य लक्षण हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों की तुलना के लिए महत्व रखते हैं? मान लीजिए कि रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि किसी देश की आय समय के साथ बढ़ती जा रही है। क्या इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर हो गए हैं? अपना उत्तर उदाहरण सहित दीजिए। विश्व विकास रिपोर्ट जो 2012 के अनुसार निम्न आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कीजिए। एक अनुच्छेद लिखिए कि भारत को एक विकसित या विकासशील देश बनाने के लिए क्या करना या प्राप्त करना चाहिए। एक अनुच्छेद लिखिए कि भारत को एक विकसित देश बनने के लिए क्या करना या प्राप्त करना चाहिए। आय और अन्य मापदंड। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया
कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता की व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या देश क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विकास विषय में भी सोचते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 महाराष्ट्र, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में ये महाराष्ट्र 2013 के प्रति व्यक्ति आय रुपये में, महाराष्ट्र की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 1,07,670 रुपये, केरल की 88,527 रुपये, बिहार की 28,776 रुपये। तो प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2012-13 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन महाराष्ट्र में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,07,670 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 28,774 रुपये कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में महाराष्ट्र सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन तीनों राज्यों को कुछ आंकड़े पर नज़र डालते हैं जो कि तालिका 1.4 में दिए गए हैं। ये तालिका 1.4 है। महाराष्ट्र, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े। राज्य महाराष्ट्र, केरल, बिहार। शिशु मृत्यु दर 1,000 व्यक्ति 2012 में 25। साक्षरता दर 2011 में 82% है। निवल उपस्थित अनुपात प्रति 100 व्यक्ति या उच्चतम आयु 14 तथा 15 वर्ष 64 है। केरल शिशु मृत्यु दर 12 है। साक्षरता दर केरल की 94 है और निवल उपस्थित अनुपात 78 है। बिहार में शिशु मृत्यु दर 48 है, साक्षरता दर 62 है और निवल उपस्थित अनुपात 35 है। स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14। अंतिम इस तालिका में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या। जो शिशु मृत्यु दर होती है, शिशु मृत्यु दर जो है किसी वर्ष में पैदा 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले जो बच्चे मर गए हैं, जाने वाले जो बच्चे हैं, उनका अनुपात दिखाते हैं शिशु मृत्यु दर। साक्षरता दर जो होती है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता जनसंख्या का अनुपात। निवल उपस्थित अनुपात 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ष के कुल बच्चों के साथ अनुपात। यह तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1,000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 12 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में यह अनुपात 25 है, जो केरल की तुलना में 2 गुना से ज़्यादा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसे तालिका 1.3 में दिखाया गया है। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब मेरे माता पिताओं के बारे में सोचिए, जिनके बच्चे
अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा, यह देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं। वर्ष 2012 के हैं। तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। यह हमारी स्वतंत्रता के 65 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश की बड़ी जनसंख्या या बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों और खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका का अंतिम स्तंभ दिखता है कि बिहार के लगभग 2/3 बच्चे कक्षा 9 से 10 में स्कूल नहीं जा रहे हैं। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी कक्षा के 2/3 से अधिक बच्चे गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो सही तो आप अभी यह सब न पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं। सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं, ऐसा क्या है कि महाराष्ट्र में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है। औसत व्यक्ति आय से अधिक है तो लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्र में वह केरल के पीछे है। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, उनके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए, सामान्यतः आपका द्रव्य मतलब ठोस द्रव या गैस आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, या बिना मिलावट की दवाई आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। द्रव्य आपको संक्रमण बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। वास्तव में जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, व माध्यमिक स्तर की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते क्योंकि सरकार समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। ये आप पढ़ सकते हैं, आप इन पर विचार करें, इसको पढ़ें। उसके बाद क्रियाकलाप आप पढ़ें इनको और विचार करें। जो खालिस्तान है इनको पढ़ें आप। ये क्रियाकलाप 3 है, इसको भी पढ़ें और फिर ये आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, टिप्पणी दी गई, इनको पढ़ें। यहाँ पर एक मेन पॉइंट है कि जो HDI है, HDI
का मतलब क्या होता है? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, ठीक है। ऊपर दी गई जो तालिका है इसमें HDI सूचकांक का क्रमांक कुल 170 देशों में से है, जो तालिका दी गई है, ठीक है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद जो भारत का है वो 5,150 है। जन्म के समय संभावित आयु कितनी है? 66.4 है। साक्षरता दर 15+ वर्ष की जनसंख्या के लिए 2005 से 12 में 62.8 है। और विश्व में मानव विकास सूचकांक मतलब HDI का क्रमांक 135 है। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत के आगे है, और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है? यह तालिका यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में आधी से कम है, फिर भी वह भारत से आयु संभवती और साक्षरता स्तर में बहुत पीछे नहीं है। HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? विकास की धारणता। धारणता का अर्थ क्या है आपको समझा देता हूँ मैं, कि इसका अर्थ है कि विकास तो हो रहा है पर इससे परिवेश को हानि ना पहुंचे। इसका एक अर्थ ही है। इसको हम आपको संक्षिप्त में समझाते हैं। धारणता से हमारा अभिप्राय एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया से है जो भविष्य की नस्ल को हानि पहुंचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करे या दे, उसे हम धारणता कहते हैं। हम विकास को जिस तरह की परिभाषित करें, अभी के लिए मान लीजिए कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है। हम निश्चित रूप से यह चाहते हैं कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे, ठीक है। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणता नहीं है, ठीक है। और ये उदाहरण है कि भारत में भूमिगत जल, आप इसको पढ़ सकते हो, इनका क्वेश्चन आंसर इसका पढ़ सकते हो। इसके बाद है हमारे पास भूमिगत जल नवीकरण साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है। जो नवीकरण शब्द है, नवीकरण शब्द का अर्थ है कि वे संसाधन जो एक निश्चित समय में अपने आप फिर से बन जाएं, उनको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फसल और पौधों की तरह इन संसाधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन संसाधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इन साधनों का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीकरण संसाधन वे हैं जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, जिनका प्रयोग करते हैं और वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, उनको हम कहते हैं गैर नवीकरणीय संसाधन। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडारण है, निश्चित तौर पर ये मौजूद है भारत देश धरती पर, और ये अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम इनका प्रयोग करते रहेंगे तो ये अपने आप समाप्त हो जाते हैं होते रहेंगे। जब हम इनका प्रयोग करते रहेंगे तो ये अपने आप समाप्त होते रहेंगे। कभी कभी हमें ऐसी नई साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हम पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। फिर इसके बारे में पढ़ सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, या पढ़ सकते हैं उदाहरण एक। उसके बाद हमारे पास पर्यावरण में गिरावट के परिणाम, राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का
ख्याल नहीं करते। राष्ट्रीय मतलब देश और राज्य मतलब जो हमारा राज्य है, सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र का या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणता। विकास की धारणता का मैं पहले आपको अर्थ विकास की धारणता का मैं आपको पहले ही अर्थ बता चुका हूँ। विकास की धारणता का मैं आपको पहले ही अर्थ बता चुका हूँ। इसका अर्थ है कि यह हमारी निरंतर प्रक्रिया है जो भविष्य की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना हमारी वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं को पूरा करे, वो हम धारणता कहते हैं। तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिल जुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमारे चलने वाले प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर और उससे समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाने चाहते हैं और हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसीलिए विकास का बहस जारी है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा इसी पाठ की, जिसमें हम महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, थर्ड वीडियो, जिसमें हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जानकारी लेंगे। यदि आप अगली 2 वीडियो और साइंस, सोशल साइंस और मैथ और अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाएं और उन वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।